आइए इस वीडियो में क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए हम लोग एसएसटी का जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें नेशनलिज्म इन इंडिया अर्थात भारत में राष्ट्रवाद का एक टॉपिक है असहयोग आंदोलन। इसके बारे में जानेंगे भी, और अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बन जाता है, जैसे 4 मार्क्स के लिए अगर कोई क्वेश्चन बन जाए तो हम उसको कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे, उसे हम कैसे चीज़ों को लिखेंगे। देखिए यूपी बोर्ड में ज़्यादातर दिक्कतें इस बात की है कि यूपी बोर्ड में लोग ये सोचते हैं कि हम चीज़ों को याद करेंगे और याद करके ले जाके लिख देंगे। तो हिस्ट्री के केवल एक लेसन भारत में राष्ट्रवाद का उदय, अगर इस लेसन को ही अगर आप देखें तो आपके पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश बोर्ड के द्वारा लगभग 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं 4 मार्क्स में, 4 मार्क्स के लिए। अब एक लेसन के अगर 40-50 क्वेश्चन अगर आप लर्न करेंगे लॉन्ग टाइप वाला 4 मार्क्स के लिए, तो अब आप समझ लीजिए 2 नंबर के लिए अलग है, लघु उत्तरीय अलग है, दीर्घ उत्तरीय अलग है, अति लघु उत्तरीय अलग है। कितने क्वेश्चन याद करेंगे आप? लगभग 100 क्वेश्चन अगर एक लेसन से आप याद करेंगे और 7-8 लेसन है तो पता चलेगा कि 700 के आसपास, मतलब जैसे 400-500 के आसपास तो क्वेश्चन आंसर केवल हिस्ट्री में आप लर्न करना पड़ जाएगा। फिर ज्योग्राफी मतलब भूगोल अलग है, पॉलिटिक्स सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र जो आपका अलग है। कितना क्वेश्चन लर्न करेंगे? तो हमें यह समझना है कि अगर हमें हिस्ट्री का कोई भी आंसर या ज्योग्राफी हो या सिविक्स हो, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का जब हमें आंसर लिखना होगा तो हम उन चीज़ों को रट के नहीं लिख पाएंगे, उन चीज़ों को समझ के जरूर लिख सकते हैं। आज मैं असहयोग आंदोलन के बारे में बताते हुए आपको इसका आंसर मॉडल लिख देता हूं कि अगर पूछा जाए, अगर आपसे जनरली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि असहयोग आंदोलन के क्या प्रभाव रहे राष्ट्रीय हमारे देश को आजाद कराने में असहयोग आंदोलन का क्या योगदान रहा, या असहयोग आंदोलन किन कारणों से उत्पन्न हुआ, असहयोग आंदोलन का स्वरूप क्या था, असहयोग आंदोलन का प्रभाव क्या रहा हमारे देश में, ये तमाम तरीके से हर डायमेंशन पे असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मैं असहयोग आंदोलन इस तरीके से बता रहा हूं कि इसके किसी भी डायमेंशन से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इसको बता लेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले किसी भी मूवमेंट के बारे में 3-4 चीजों को जानना होता है। क्या क्या? कि भाई उसका नेतृत्व किसने किया, वो शुरू कब हुआ, ये 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात कि भाई इसके क्या प्रभाव रहे, यह किन कारणों से शुरू हुआ और इसके क्या स्वरूप रहे। ठीक, इन सभी डायमेंशन पे हम चर्चा करेंगे। जैसे असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन जो है आपका, इसकी तिथि क्या थी, पहले इसका नेतृत्व देखिए। एक ही है, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 को, माने 1920 में ये शुरू हुआ, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया? तो सबसे पहले आप यहां नेतृत्व लिख लीजिए। इसमें नेतृत्व किसके द्वारा दिया गया? तो वो गांधी जी के द्वारा दिया गया, माने गांधी जी ने ही जो है इसे शुरू किया था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, मैंने बोर्ड पे अगर मैं चाहूं तो ये पूरी सारी चीजें जो मैं अभी लिखवाने जा रहा हूं वो पहले से अब टाइप करवा के पीपीटी के रूप में भी दिखाया जा सकता है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। आप पहले जैसे गांव में टीचर पढ़ाते हैं ना कॉपी पे, उस तरीके से देखेंगे, आप उसको विजुअलाइज करेंगे तो वो मेमोरी ज्यादा दिनों तक चलेगी। तो इसका नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। और ये शुरू कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या कारण थे, वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कारण ये था रॉलेट एक्ट। सबसे पहला इसका जो कारण था वो था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा आप लोगों को। 1919 में आया है ना। अब रॉलेट एक्ट के कारण असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि रॉलेट एक्ट जब 1919 में आया तो इसमें यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी आंदोलनकारी को, ठीक है, चाहे वो उग्र रूप से आंदोलन कर रहा हो या शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, तो उसे जो है बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी कारण, बिना किसी वजह किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया गया था, चाहे वो आंदोलनकारी है या नहीं, या आम नागरिक भी है, अगर वो आंदोलन नहीं भी कर रहा है, अपने देश की स्वतंत्रता की मांग नहीं भी कर रहा है, तब भी उसे गिरफ्तार करने के लिए इसमें जो है पुलिस को अधिकार दे दिए गए। तो इसे जो है काला कानून कहा गया हमारे कांग्रेसियों के द्वारा, हमारे देश के नागरिकों के द्वारा, कि भाई ये काला कानून है, इस तरीके का कानून नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो पुलिस निरंकुश हो जाएगी कि जिसको मन उसको गिरफ्तार कर लीजिए। तो इसका बड़ा ही जो है लोगों में रोष था। ठीक है,
और ये 1919 की ही घटना थी और असहयोग आंदोलन इसी के बाद शुरू हुआ 1920 में। ठीक है, कोई चीज पहले आप घटित होगी तो उसका विरोध होता है, उसके बाद वो चीजें शुरू की जाती है। तो सबसे पहला कारण था रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, इसके और कारण क्या थे भाई? दूसरा इसका कारण था, अगर कारण देखें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब आप ध्यान से देखिए, अगर राइटिंग समझ में ना आए तो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान रखिएगा। ये कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अरे रुक जाओ भाई, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये क्या था, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जलियांवाला बाग हत्याकांड दरअसल क्या था कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को, जो कि पंजाब में जो पंजाब के कांग्रेस के एक लीडर थे, 2 लीडर थे अलग अलग, इन लोगों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। इनके गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को, जो कि बैसाखी का एक दिन था, उस दिन वहां जलियांवाला बाग में, अमृतसर में ये पड़ता है, वहां लोग इकट्ठा हो रहे थे उनको छुड़ाने के लिए कि भाई आप उनको रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए। और इसी पे जनरल डायर ने बिना पूर्व सूचना दिए उन लोगों पे फायरिंग करवा दी, जिससे उसमें हजारों लोग मरे भाई। तो इस जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो है भी लोगों के अंदर बहुत रोष था। और ये घटना कब की है? 13 अप्रैल 1919। देखिए, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। इन सभी घटनाओं को देखने के बाद लोगों में इतना आक्रोश पैदा हो गया कि वो लोग असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए विवश हो गए। तो ये भी एक मूल कारण था, मुख्य कारण था। तीसरा अगर कारण बताना हो तो हम क्या बताएंगे? तीसरा कारण था खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। ये कब शुरू हुआ था? 1919 में ही ये शुरू हुआ था। इसमें क्यों हुआ था और क्या कारण थे, तो वो भी मैं भी आपको बता देता हूं। इसमें पहले आप कारण जान लीजिए। खिलाफत आंदोलन दरअसल जो मुसलमानों के जो खलीफा थे उनको पदच्युत कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, है ना, और इसलिए ऑटोमन साम्राज्य को तहस नहस करके, तो इसलिए सभी मुसलमान उनको अपने आका मानते थे, अपने गुरु मानते थे, या अपने सर्वश्रेष्ठ पथ प्रदर्शक के रूप में, धार्मिक पथ प्रदर्शक के रूप में देखते थे उनको। इसलिए लोगों के अंदर, देश के सभी मुसलमानों में ब्रिटिशर्स के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिश ने ही ऑटोमन साम्राज्य को तहस नहस किया था, उनके पद से उनको खलीफा को हटाया था, तो इनके खिलाफ जो है रोष था, आक्रोश था। तो उस आक्रोश को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है, कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो उसे आप खिलाफत आंदोलन का नाम दिया गया और इन लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ आंदोलन करना शुरू किया था। तो ये खिलाफत आंदोलन, अब मुसलमान जो थे भारत में काफी अधिक आबादी में है, आबादी में थे भी उस टाइम, तो इसलिए भी ये कारण भी था कि वो आकर के आगे चल के असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने पार्टिसिपेट किया, मुसलमानों ने भागीदारी निभाई। तो खिलाफत आंदोलन भी जो है इसका मूल कारण था, मुख्य कारणों में शामिल है कि असहयोग आंदोलन होने के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। तो पहला है रॉलेट एक्ट 1919, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर तीसरा खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी ने मुस्लिमों को उनकी धार्मिक भावना से जुड़ करके उनको सपोर्ट किया। उनकी धार्मिक भावना चूंकि आहत हुई थी, इसलिए मुसलमानों को सपोर्ट किया महात्मा गांधी ने। तीसरा अगर कारण देखें, चौथा कारण अगर आप देखें तो अन्य शोषण आप लिख लीजिए। अन्य तरीके के तमाम शोषण होते थे जो भारत में लोगों का अन्य अन्य स्कीमों के द्वारा, तो ये है। अब आप समझिए, असहयोग आंदोलन में अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछना हो तो वो यही सिर्फ पूछ लेगा कि असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारणों पे आप चर्चा कीजिए या निम्नलिखित कारणों पर प्रकाश डालिए। उनमें से कोई एक दे देगा, रॉलेट एक्ट या जलियांवाला बाग हत्याकांड, कोई एक दे देगा। नंबर 2, अगर वो आप इससे ये भी कह सकता है 2 नंबर में कि हमारे भारत में असहयोग आंदोलन किन कारणों से हुआ, वह कौन सी परिस्थितियां थी जिस कारण असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी को करना पड़ा। तो इसमें अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। वो कारण क्या है? रॉलेट एक्ट, ये 4 लिख दिए। लिखने के बाद ये जितनी सारी बातें मैं बोल रहा हूं कहानी के रूप में, आपको अलग से तैयार नहीं करना है। जो बुक का राइटर है ना भाई, जो जैसे मान लीजिए हम लोगों जैसे टीचर हैं, वो क्या कर रहे हैं,
वो उनके पास पहले से नॉलेज है, उसी चीज को वो एक तरीके से लिख दे रहे हैं, वही आप लर्न कर रहे हैं। हम लोग भी छोटे थे तो वैसे ही करते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, आप किसी टीचर से, आप एसएसटी का कोई अच्छा टीचर हो तो उसको हिस्ट्री को, जो हिस्ट्री हो तो उसको आप एक स्टोरी के रूप में सुन लीजिए। स्टोरी के रूप में सुनने के बाद उसी चीजों को आप लिखिए। अब जैसे रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया, अभी मैंने जो कहानी के रूप में सुनाया आपको, वो चीज आप लिख दीजिए। उसमें क्या है कि भाई रॉलेट एक्ट के तहत दरअसल यह एक ऐसा एक्ट था जिसके तहत पुलिसों को यह अधिकार दे दिया गया, ब्रिटिशर्स पुलिस को यह अधिकार दे दिया गया कि वह किसी भी आम व्यक्ति को कभी भी बिना सूचना दिए है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। इसलिए इसे काला कानून कहा। अपने मन से जो मतलब इस कहानी से रिलेटेड अगर याद आ रहा है बना के लिख दीजिए, और आंसर जो लिखेंगे उस पर नंबर मिल जाएंगे। याद नहीं कर पाएंगे आप एक सारे क्वेश्चन आंसर, कैसे याद करेंगे? तो ये हो गया। अभी आप देखिए, इसके अलावा असहयोग आंदोलन के कारण हो गए। अब असहयोग आंदोलन का प्रभाव क्या रहा, असहयोग आंदोलन जो हुआ उसका क्या प्रभाव रहा, सॉरी इसका पहले मैं स्वरूप बता देता हूं। असहयोग आंदोलन का स्वरूप कैसा था, तो देखिए असहयोग आंदोलन का स्वरूप, असहयोग आंदोलन का स्वरूप कैसा था। मतलब जब असहयोग आंदोलन हुआ तो महात्मा गांधी ने अपने देश के नागरिकों से किन किन चीजों को छोड़ने के लिए कहा, किन किन चीजों का विरोध करने के लिए कहा। कुछ ना कुछ तो कहा गया होगा ना। हम महात्मा गांधी तो अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने कभी डंडा उठाया नहीं, तो वो हमेशा लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताते थे इस जो शांतिपूर्वक विरोध के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे क्या क्या उन लोगों ने कहा, स्वरूप क्या था? तो पहला स्वरूप ये था कि अब आप देखिए इसमें, पहला सरकारी स्कूलों व कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। जो सरकारी स्कूल थे और कॉलेज थे, वहां से जो स्टूडेंट जो थे उन लोगों ने इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन के दौरान हमने किसी की हत्या नहीं की, हमने किसी को मारा नहीं, ठीक है, हमने कोई उन लोगों के शस्त्रागार नहीं लूटे। हमने क्या किया, पहला सरकारी स्कूलों व कॉलेजों का हमने बहिष्कार कर दिया। इसके अलावा हमने अदालतों का बहिष्कार किया। देखिए ये अदालत है, ये थोड़ा सा अगर कहीं मिस्टेक भी हो जाए ना तो जो मैं बोल रहा हूं आप उस पर ध्यान दीजिएगा। अदालतों का बहिष्कार किया गया। तीसरा क्या था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ। चौथा, अगर और देखिए तो उपाधियों, जो भी उपाधियां थीं, उपाधियों का बहिष्कार। समझ रहे हो इसका मतलब? जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, शंकरन नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के वो सदस्य थे, उन्होंने वो वहां से इस्तीफा दे दिया था। तो जो टाइटल अंग्रेजों के द्वारा इन लोगों को मिला था वो उन लोगों ने उन्हें वापस कर दिया। तो ये चीजें, तो इसका स्वरूप है। तो अब ये पूछ सकता है कि भाई असहयोग आंदोलन जो भारत में एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में देखा जाता है, उसका क्या स्वरूप था? ये 2 नंबर में पूछ देगा, तो आपको इस स्वरूप बताना पड़ेगा। ठीक है, ये बुलेट पॉइंट्स हैं, इन बुलेट पॉइंट्स को आप लर्न रखिए और इनके बारे में जो आपको समझ में आता है, इससे रिलेटेड जो मतलब जो समझ में आता है, इसका मतलब थोड़ा है कि कुछ भी लिख देंगे, लेकिन इससे रिलेटेड चीजें आप वहां लिख सकते हैं। अब स्वरूप हो गया, तो किसी भी आंदोलन का क्या क्या जानना होता है, उसका कारण क्या हुआ, वो कब शुरू हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया, उसका स्वरूप कैसा था, और तीसरी बात कि उसके प्रभाव क्या निकले, उसके क्या इंपैक्ट क्या पड़ा। भाई जब हमने असहयोग आंदोलन पढ़ा तो किया होगा, तो कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा अंग्रेजों पे, उसका क्या परिणाम निकला। तो परिणाम की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रभाव। अब देखिए इसका प्रभाव क्या निकला, प्रभाव क्या है, तो इससे क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम एकता वृद्धि, हिंदू और, अब देखिए एकता वृद्धि मैं क्यों लिख रहा हूं, दरअसल हम लोग जैसे कि जिनको चीजें लर्न है पहले से, उनको पीपीटी की जरूरत नहीं है। पीपीटी की जरूरत उन लोगों को पड़ेगी जो लोग भाई जिनको कुछ याद ही नहीं है। अब वो जब तक पीपीटी देखेंगे नहीं तब तक बोलेंगे नहीं। तो ऐसा है कि हम जैसे लिख रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल ये कंप्यूटर राइटिंग नहीं है, ये भूबहू जो कॉपी में बुक में दिया गया है कहीं पे, वो मैं उठा के कहीं से नहीं लिख रहा हूं, और ना ही मेरे पास पीपीटी है।
मेरा अपना जो तरीका है उस हिसाब से मैं आपको बताते चल रहा हूं, लेकिन ये आंसर लिखेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो प्रभाव पहला क्या था कि हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि। ये कैसे हुआ? दरअसल क्या है कि जो खिलाफत आंदोलन की बात मैंने अभी की, ये देखिए खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, तो इसमें मुसलमानों का समर्थन किया महात्मा गांधी ने। जब मुसलमानों का समर्थन करेंगे हम, तो किसी का भी आप समर्थन करेंगे, तो जब आप कोई प्लेटफॉर्म पे कोई जब आप लड़ रहे होंगे तो वो व्यक्ति भी आपका समर्थन करेगा। तो इससे क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिमों में एकता में वृद्धि हुई, पहला। दूसरा क्या है, इससे क्या हुआ कि विदेशी कपड़ों की बिक्री में भारी कमी हुई। विदेशी कपड़ों की बिक्री में भारी कमी आई, माने विदेशी जो कपड़े यहाँ पे बिक रहे थे उनमें गिरावट आ गया, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा कि इन सबका बहिष्कार करो। जो बहिष्कार करेंगे, हम आपके कपड़े नहीं खरीदेंगे, आपके आर्टिकल्स नहीं खरीदेंगे, सामान नहीं खरीदेंगे, और आप हमारे यहाँ ही आकर के व्यापार कर रहे हैं, तो आपको लाभ नहीं होगा, नुकसान होने लगेगा। फिर आप समझ जाएंगे कि विरोध हो रहा है हमारा। तो इस तरीके से फिर उसके बाद, और देखिए इसमें बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ मैं लिखवा दे रहा हूं। स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा मिला। जो स्वदेशी उद्योग है, तो इस तरीके से क्या हो गया, जब आप बाहर की ब्रिटिशर्स जो भी बनाते थे, ब्रिटेन की जो भी वस्तुएं थी, उनका बहिष्कार करेंगे तो हमारा अपना हर चीज ग्रो करेगा। उसके अलावा पूरे देश में राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, है ना, राष्ट्रीयता का प्रसार। अब आपको मैं बता रहा हूं, इतनी सारी चीजें थी, ठीक है। अब ये आपको मैं छोटा करके दिखाता हूं। यहां से ये देखिए, ये बहुत छोटा हो गया ना, आपको छोटा दिख रहा है। अब इन सबको, इन हर एक डायमेंशन पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें से 4 नंबर के भी क्वेश्चन पूछेगा, 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर में कैसे पूछ सकता है। अगर उसे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछना होगा तो वो बता देगा असहयोग आंदोलन पे एक विस्तृत चर्चा कीजिए या उसका विस्तृत वर्णन कीजिए। तो असहयोग आंदोलन पे जब भी आपको वर्णन करने के लिए देगा तो वो 4 मार्क्स का देगा, 4 नंबर का। अब जब 4 नंबर के मार्क्स अब आप लिख रहे होंगे, तो असहयोग आंदोलन में आपको ये पूरा डिटेल लिखना होगा कि भाई इसका शुरू कब हुआ, नेतृत्व कौन किया, उसके क्या क्या कारण थे, स्वरूप क्या था, प्रभाव क्या था। सिर्फ ये हेडिंग है, इन हेडिंगों में आप रोलेटिक लगाए तो उसमें बहुत सारी बातें लिखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड हेडिंग लिखेंगे, फिर उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। खिलाफत आंदोलन हेडिंग लिखेंगे, उसके बारे में आप बताएंगे। बताना भी और है, इतना नहीं है, ये तो सिर्फ 8 हेडिंग है आपका, तब आपको जाकर के बाबू फुल मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा सा लिख दिए हो जाएगा 4 नंबर में। आप क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के लिए कम से कम 1-2 पेज, यानी कि ये ऐसे लिख रहे हैं, फिर इसको आप टर्न करेंगे, फिर इधर भी लिखेंगे, तब जाकर के आपको मिलते हैं। अगर इसको 2 नंबर का मार्क्स पूछना होगा तो इसमें ये पूछ देगा कि असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया, उसका क्या प्रभाव रहा। सिर्फ प्रभाव पूछ देगा, ये स्वरूप और कारण नहीं पूछेगा, या कारण पूछ लेगा या स्वरूप पूछ लेगा। तो प्रभाव पूछेगा तो इतने 4 हेडिंग लगाएंगे। उसके बाद उसमें आप जो चीजें मैंने बताई, अब एक कहानी की तरह तो थोड़ा सा दिमाग में आइडिया आ गया ना। इसी वीडियो को 2-3 बार देखिए, आप आइडिया आ जाएगा, दिमाग में बातें रहेंगी, आप लिख लेंगे। और यही सबसे सटीक और सही तरीका है हिस्ट्री के लेसनों को, हिस्ट्री के क्वेश्चनों को लिखने का या आंसर देने का, कि आप चीजों को समझ लीजिए और उसका आंसर कीजिए, कभी रटिए मत। और अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए ये कंटेंट या मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल विजन एकेडमिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं।